वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 12th मैथ्स पेपर का सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड है 6541। सबसे पहले हम यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमसे क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -10π/3 इज। तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है यहां पर? साइन इनवर्स ऑफ साइन -10π/3, इसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल देंगे। वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू में माइनस का साइन थीटा। तो यहां पर जो अंदर माइनस है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा साइन इनवर्स, यहां आ गया माइनस साइन 10π/3। अब मुझे इस 10π/3 को यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये वैल्यू उसके अंदर यहां पर आनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इस 10π को मैं लिख देता हूं इस 10π को लिख देता हूं 9π + π/3। ऐसा लिख सकते हैं। इस 3 को दोनों के अपॉन में ले आइए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 3 जब इसके डिवाइड में आएगा तो ये बन जाएगा 3π प्लस का π/3। इस तरह से ये बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्वाड्रेंट हम देखते हैं। यहां पर आ जाइए, यहां से चलना शुरू करेंगे हम। तो 0 से यहां पहुंचे पाई, यहां पर वापस आए तो यहां पे 2π, और फिर से चलेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 3π। 3π प्लस मतलब यानी कि हम कहां पे आ गए हैं? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। आई रिपीट माई वर्ड्स कि यहां से यहां चले तो पाई, 2π, यहां पे हो गया 3π। 3π प्लस मतलब हम कहां पे आ गए? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। माइनस साइन आ गया। पाई पर नो चेंज, तो साइन का साइन आ जाएगा। और यहां पे एंगल क्या है? π/3। माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां पे आ गया साइन इनवर्स साइन π/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा π/3 बिलोंग्स टू -π/2, π/2। तो ये जो वैल्यू है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी यहां पर आ रही है। तो सबसे पहले तो माइनस साइन को आप बाहर निकालेंगे। आफ्टर दैट इस एंगल को ब्रेक करेंगे, एंड फिर ऐसी कंडीशन बनेगी कि माइनस से माइनस प्लस बन गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3। यानी कि आप पर्टिकुलरली यहां पर ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 देखिए। If A and B are square matrices of same order such that कि A और B जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर भी सेम है, such that AB is equal to A। मुझे कंडीशंस दे रखी हैं। AB is equal to A, ये कंडीशन है। BA is equal to B, ये कंडीशन है। देन मुझे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होगा, इस टर्म की मुझे वैल्यू यहां पर बतानी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ए बी या इनकी कुछ वैल्यू दे रखी हो जिससे आप ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर निकाल पाए। जो कुछ है बस यही है, इससे आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है। तो जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू बी। यहां पर मल्टीप्लाई जो होता है मैट्रिक्स में वो दो तरह का होता है। एक होता है प्री मल्टीप्लाई, यानी आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करना, और एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाइंग, यानी पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करना, इस तरह से। तो यहां पर हम क्या है, इस पहले वाली कंडीशन में पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई ए ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हो जाएगा ए बी ए
इज इक्वल टू में a इंटू ए। अब ध्यान से देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो यहां पर ये बन जाएगा a इंटू में बी ए, और यहां पे आ गया आपका क्या a स्क्वायर। बी ए जो है वो किसके बराबर दे रखा है, b के, तो यहां पर लिख सकता हूं बी ए की जगह b, और यहां पे आ गया a स्क्वायर। तो यहां पर आपका ए बी किसके बराबर है, a के बराबर है, तो यहां पे आ गया a इज इक्वल टू में a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां पर हमारे पास क्या आ गई, a आ गई है। इस बी ए में मैं दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी ए बी इज इक्वल टू बी डॉट बी। अब ए बी जो है वो किसके बराबर है, आपका a के बराबर है, तो यहां पे लिख सकता हूं बी ए इज इक्वल टू में बी स्क्वायर। बी ए जो है वो किसके बराबर है, आपका b के बराबर है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू में b। तो मेरे पास यहां पे आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये जो दो गिवन कंडीशंस है, इनका इस्तेमाल करके मैंने a स्क्वायर की वैल्यू a निकाल दी और b स्क्वायर की वैल्यू b निकाल दी। मुझे इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू निकालनी थी, वो निकालनी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हम रख देंगे a और b स्क्वायर की जगह रख देंगे b, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो a प्लस बी आ जाएगी। दैट मीन्स हम इसके अंदर ऑप्शन a को यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट फॉर रियल x लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है आपका। तो यहां पर आप समझें, दिस इज क्वेश्चन 3। fx इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। मैं करता हूं इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस 5। और अगर आप ध्यान से देखें तो x स्क्वायर हर एक रियल वैल्यू के लिए x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। I must say कि which is greater than 0. So fx is strictly increasing. अब आप बोले कि सर क्वेश्चन में तो 1 1 on 2 पूछ रहा है, आप क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हो। तो fx जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये 1 1 भी होगा। सो f is 1 1। आप बोले सर ये क्या कह दिया आपने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उससे 1 1 कैसे हो गया। आप कहें कि हमसे तो 1 1 चेक करना था और आप कह रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो 1 1 हो गया। तो देखिए कैसे होता है भाई, कोई भी जो फंक्शन है वो 1 1 कब होता है आपका, मान लीजिए यहां x1 x2 है, दोनों की अलग अलग इमेज मिले, x1 को रखूं तो fx1 मिले, x2 को रखूं तो fx2 मिले, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, 1 1 होता है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो किस तरह का बनता है, इस तरह से मान लीजिए यहां पर कोई x1 है और यहां पर कोई x2 है, तो x1 की इमेज होगी यहां पर fx1 और यहां पर होगी fx2। तो जो x1 और x2 है वो आपस में बराबर नहीं है, और इसका मतलब कि यहां पर जो fx1 है वो भी fx2 के बराबर नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं कि x1 x2 के बराबर हो जाए, fx1 fx2 के बराबर ले आओ तो 1 1 हो जाएगा, fx1 fx2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर ले आओ तो 1 1 हो जाएगा। और ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों भी अलग अलग रहे, आपस में बराबर ना आए तो भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन में आप x1 डालोगे fx1 अलग मिलेगा, x2 डालोगे fx2 अलग मिलेगा, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू रिपीट तो हो ही नहीं सकती है। तो जब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप कह सकते हो कि f इज 1 1। आफ्टर दैट वो चेक करवाना चाह रहा है कि ये ऑन टू है या फिर नहीं है। आप समझे कि जो गिवन फंक्शन हमें दे रखा है वो है एक क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन रियल नंबर्स पर है, यानी f इज फ्रॉम r टू r। क्यूबिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो इस तरह से बनता है, यानी वो सारी वैल्यूज को कवर कर लेता है, सभी वैल्यूज को कवर करता है। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज है
रेंज ऑफ क्यूबिक फंक्शन जो होती है वो होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी पूरे रियल नंबर्स। अब हमारा जो फंक्शन है उसकी कोडोमेन क्या है, उसकी कोडोमेन भी क्या है, आपकी रियल नंबर है, एंड उसकी जो रेंज आ रही है वो भी क्या है, रियल नंबर्स है। एंड इफ कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, सो एफ इज ऑन टू। सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन का रेंज के बराबर आने का मतलब क्या है, जरा समझो कि भाई यहां पर और यहां पर कोडोमेन का रेंज के बराबर आने का मतलब है कि भाई यहां का हर एलिमेंट ऑक्यूपाई हो गया, और जब यहां का हर एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाएगा तो उसके लिए हमें एक प्री इमेज भी मिल जाएगी। सो एफ इज ऑन टू। तो इस तरह से हमने चेक किया कि जो एफ है वो हमारा 1 1 है एंड ऑन टू भी है, तो इसके अंदर आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन 4 देखिए, इफ y is equal to sin inverse x, then 1 minus x square into d2y over dx square जो है वो किसके बराबर होगा। हमें यहां पर दे रखा है y is equal to में sin inverse x, मुझे वैल्यू निकालनी है 1 minus x square d2y over dx square। इसको करने के दो मेथड है, या तो आप d2y over dx square निकाल दो और उसकी वैल्यू यहां रख करके आप इसकी वैल्यू बता सकते हो, या फिर आप ये टर्म कहीं से बना दो और फिर जो इसके सामने टर्म आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो देखते हैं, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आओ तो यहां पे हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग किस लिए, कि यहां से जो ये रूट है वो चला जाए और डिफरेंशिएशन करने में मुझे थोड़ा इजी यहां पर हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम d2y ओवर dx स्क्वायर का हो जाएगा 2 पहले पावर का, 2 इंटू में dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स अब सेम आएगा, और आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x मेरे पास आ जाएगा, और इधर 1 का हो गया 0। ये वाली टर्म यहां माइनस की है, इधर जाकर के प्लस की हो जाएगी, तो यहां पर आ गया 2 dy बाई डी एक्स इंटू में d2y ओवर dx स्क्वायर, और इंटू में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy बाई dx। ध्यान से देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और dy बाई dx से dy बाई dx कैंसिल हो गया, और यहां पे मेरा आ गया दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, तो यहां पे आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू में ओके, यहां पे ये सेम टर्म रह जाएगी, यानी कि dy बाई dx का स्क्वायर, तो यहां पर भी dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी इस dy बाई dx से, क्योंकि इस ये टर्म सेम, इसका डिफरेंशिएशन, ये टर्म सेम, इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर dy बाई dx का स्क्वायर होगा, इससे एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू dy बाई dx के बराबर आ जाएगा। दिस इज द टर्म x इंटू dy बाई dx। और अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दो तरीके हैं, या तो आप d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल के यहां पुट कर दो, या फिर आप पूरी यही टर्म बना दो और फिर इसके सामने जो टर्म है वो हमारा आंसर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा
so that fx is equal to sin x minus cos x minus lambda x plus c decreases for all real values of x। यानी कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी जब हमारा जो फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस लैम्डा एक्स प्लस का सी। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एंड हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कब होता है, जब हमारा जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, तब हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स का हो गया 1। यानी यहां से आ गया cos x प्लस का sin x माइनस लैम्डा। एंड हम कहेंगे एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या है, cos x प्लस sin x माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 0। लैम्डा को इधर ले आए तो cos x प्लस sin x इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो लैम्डा है वो ग्रेटर देन होगा किससे, cos x प्लस sin x से। अब लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी यदि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। अब मैं कहूंगा कि लैम्डा ग्रेटर देन होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। आप बोले सर मैक्सिमम वैल्यू से ही क्यों होगा, मिनिमम वैल्यू से क्यों नहीं होगा? तो आप जरा समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू आती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। लैम्डा क्योंकि इससे बड़ा है तो यहां पर जरा देखिए, यहां पे कहीं -1, यहां पे कहीं 1 आपका। तो -1 से बड़ा यानी इस तरफ की पूरी वैल्यूज, 1 से बड़ा यानी इस तरफ की पूरी वैल्यूज। अब दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ज्यादा सेटिस्फाई क्या कर रहा है, ये वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है दोनों कंडीशंस को। यानी लैम्डा ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी मैं कह सकता हूं लैम्डा ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी ही क्यों है जब आपका लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन आने वाला है मैक्सिमम वैल्यू से। तो हम यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, तो लैम्डा ग्रेटर देन होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल देते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a cos x प्लस b sin x किसके बराबर होता है, यदि हम इसको सिंगल आइडेंटिटी में लिखें तो ये बराबर होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर cos x माइनस अल्फा। यहां पर जो अल्फा है वो होता है आपका फेज एंगल, या फिर कह सकते हो आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द वेव को अल्फा डिनोट करता है। लेकिन यहां हमें अल्फा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, cos x माइनस अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 ले लेंगे। और यहां पर a और b क्या है, इससे कंपेयर करें तो यहां पर जो a है वो आपका क्या है, 1 है, और जो b है वो क्या है, 1 है। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 1 यानी कि √2। तो जो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x प्लस sin x जो है वो हमारे पास √2 आ गई है। सो लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो जो यहां पर लैम्डा है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 यहां पर होगा। आप समझ पाए हैं? सबसे पहली कंडीशन हमने देखी कि वो डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश x आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो हमने f डैश x को लेस देन इक्वल टू 0 रख लिया, तो जो हमारा लैम्डा है वो cos x प्लस sin x से बड़ा आ गया। वहां से हमने देखा कि जो लैम्डा है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा आएगा। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज कर ली, a cos x प्लस b sin x को सिंगल आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम ऐसे लिखते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा होता है फेज एंगल या फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द वेव।
तो यहां से हम ये जानते हैं, हमें अल्फा फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। अल्फा चाहे कुछ भी हो, cos x माइनस अल्फा जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, वो हमने रख ली। और यहां पर a और b इससे कंपेयर करके 1 1 मिले, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2, तो लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 होगा। यानी कि हमारे पास इसके अंदर आप ऑप्शन सी को पर्टिकुलरली टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 देखिए, इफ p is a point on the line segment 3 6 -1 and 6 2 -2 and y coordinate of p is 4, then its z coordinate is, तो कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। यहां मान लीजिए पॉइंट्स क्या है, 3 6 -1 और ये वाला पॉइंट है 6 2 -2। यहां इस पर कहीं P पॉइंट है जिसका कि y कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है और z कोऑर्डिनेट मुझे बताना है। मैं ऐसा कर लेता हूं कि भाई P जो है वो इसको सम k/1 में डिवाइड करता है। मान लेंगे लेट P डिवाइड्स, इसको कुछ नाम दे दो AB इन k/1। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P मेरे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मेरे पास आ जाएंगे, ध्यान से देखें, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, 6k + 3 अपॉन k + 1। यहां पे आ जाएगा आपका 2k + 6 अपॉन k + 1। यहां पे आ जाएगा आपका -2k -1 अपॉन k + 1। ये हमारे पास इस P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप बोलो सर हमें तो z कोऑर्डिनेट निकालना था, ये इस P के कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे k की वैल्यू पता चल जाए तो मैं k की वैल्यू यहां रखूंगा और फिर मुझे इसके सभी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बट k की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, हमें इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इस वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन में दे रखा है। 2k + 6 अपॉन k + 1 जो है इसका y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, दैट इज 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पे आ जाएगा 4k + 4 इज इक्वल टू 2k + 6। इस 2k को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 4k - 2k इज इक्वल टू 6 - 4 इज 2। यहां से आ गया 2k इज इक्वल टू में 2, तो यहां से k आ गया 1। यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशो है, रेशो इज 1/1। 1/1 का मतलब इतना ही हिस्सा इस तरफ और इतना ही हिस्सा इस तरफ है। और जब ऐसा केस बने कि दोनों तरफ बराबर हिस्सा प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या है कि भाई P इज द मिड पॉइंट। तो P जो है वो मिड पॉइंट है, विच इंप्लाइज कि P इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P मेरे पास क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 3/2 2 + 6/2 -2 + -1/2। यानी यहां पे आ गया देखिए 6 3 + 9/2, 6 + 2 इज 8/2 यानी 4, और यहां पे आ जाएगा -3/2। वो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका z कोऑर्डिनेट। तो इसका z कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, z कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है दैट इज -3/2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो -3/2, यानी कि आप यहां पर ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि P के साथ आप इसका रेशो मान लेंगे कि P इसको k/1 में डिवाइड करता है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। उनमें से उसका y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है और जो हमने निकाला है और दे रखा है उसको कंपेयर करेंगे, k मिल जाएगा। k मिलते ही अब देखो यहां तो वो मिड पॉइंट आया, मिड पॉइंट नहीं आता तो k की वैल्यू आप यहां रख दो और सिंपली आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फिर आपसे वो x पूछे, y पूछे, z पूछे, सभी आप यहां पर बता सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 7 देखिए, इफ m and n are square matrices of order 3 such that determinant of m is equal to small m and mn is equal to mi, then determinant of n is equal to, तो यहां जो गिवन डाटा है उसको थोड़ा केयरफुली मैं लिखता हूं और फिर आपको ये क्लियर होगा।
ऑर्डर ऑफ m and n is 3। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m, कैपिटल M मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल m है। वो कह रहा है एम एन इज इक्वल टू एम एन, दोनों मैट्रिक्स इज इक्वल टू में एम आई, और मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ n जो है वो किसके बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीईटी लिखो या वैल्यू इस तरह से लिखा दो, मतलब डिटर्मिनेंट ही है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे आ गया एम आई, इस तरह से मेरे पास आ रहा है। अब यहां पर आप समझे कि m और n जो है वो क्या कह रहा था, m and r स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो जो उनका प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट भी यहां से एक मैट्रिक्स आएगा ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी इसकी भी मैट्रिक ऑर्डर वही होगा जो mn का ऑर्डर है। यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, मैं कहूं कि प्रॉपर्टी होती है, कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। दूसरा, ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि आप डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। इन तीन प्रॉपर्टीज का मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। किस तरह से भाई, यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, यानी एम एन का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा एम आई के डिटर्मिनेंट के। अब आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है और m एक स्केलर वैल्यू, और तो k a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और उसकी पावर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का यहां पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। यहां दोनों तरफ या mn का डिटर्मिनेंट अलग अलग लिख सकता हूं, m का डिटर्मिनेंट इंटू n का डिटर्मिनेंट, इस तरह से। m का डिटर्मिनेंट मुझे स्मॉल m क्वेश्चन में दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ n, और जो n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, 3 दे रखा है, तो यहां पे आ जाएगा m का क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ i मेरे पास हो जाएगा 1, m को डिवाइड में ले आओ तो डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू में m का क्यूब अपॉन में m, यानी कि m स्क्वायर। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ n जो है वो मेरे पास m स्क्वायर यहां पर आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ n ऐसे लिखो या डिटर्मिनेंट ऑफ n इस तरीके से लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं आपके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ n जो है वो मेरे पास यहां पर m स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल टाइप का क्वेश्चन, आपको 2-3 प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखनी है, एंड यहां पे यदि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा, और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 8 देखिए, if fx is equal to 3x minus 2, x is from 0 to 1, 2x square plus ax if x is from 1 to 2 is continuous for all x belongs to 0, 1, 2, then a is equal to, तो a की वैल्यू मुझे निकालनी है। मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन 8। फंक्शन मेरे पास दे रखा है यहां पर 3x minus 2 for 0 to 1 and 2x square plus ax if x is from 1 to 2, और x जब आपका 0 से 2 के बीच में है, x जब आपका 0 से 2 के बीच में है तो ये उसके हर पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, यानी 1 पर भी कंटीन्यूअस होगा। और कोई भी जो फंक्शन है वो हमारा कंटीन्यूअस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट बराबर आ जाती है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होता है। अब अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये कंडीशंस आपस में बराबर होंगी और यहीं से हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो एट x इज इक्वल टू 1 मैं निकाल देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। किस तरह से निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 1 है, यानी यहां पे आ गया 3x माइनस 2। यहां पे पुट कर दो x को क्या 1 माइनस h, और जो h है वो क्या का होता है 0 को टेंड कर रहा है, तो यहां पे रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू में 1 माइनस h माइनस का 2,
h की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां पे 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन होगा जहां पर x आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी 2x स्क्वायर प्लस ax, और यहां पर हम x को क्या रख देंगे, x को पुट कर देंगे हम 1 प्लस h, और जो h है हमारा क्या है, वो 0 को टेंड करेगा। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू में 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस a इंटू में 1 प्लस h को 0 रख देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, a इंटू में 1, यानी 2 प्लस a आ गया। और फंक्शन की वैल्यू एट 1 यदि हम निकालें, फंक्शन की वैल्यू एट 1 निकालें तो वो जरा देखो क्या आ जाएगी। ओके, मैंने नहीं लिखा, जो x है वो 1 0 पर 1 के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है ये। तो यहां पे 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो LHL जो है वो RHL और वो फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर बराबर होगी। LHL मेरा आया है 1 और RHL मेरा आया है a प्लस 2, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर आई है 1। इनमें से दो को कंपेयर कर लेते हैं तो यहां पर किस तरह से आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा a प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इसको इस तरफ ले आएंगे 1 माइनस 2, यानी a की वैल्यू मेरे पास यहां पर माइनस का 1 आ जाएगी। तो आप यहां पे समझ पाए हैं कि क्या कंसेप्ट मैंने यूज किया है कि भाई 0 से 2 के बीच में हर पॉइंट पर कंटीन्यूअस, यानी 1 पर भी कंटीन्यूअस होगा। तो मैंने LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 1 निकाल दी। अब फिर उसके बाद मैंने कहा कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 1 बराबर होंगी, तीनों को बराबर रखा, और यहां से a की वैल्यू मुझे -1, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 9 देखिए, इफ f इज फ्रॉम n टू w, यानी नेचुरल नंबर टू होल नंबर हमारा फंक्शन है, इज डिफाइंड एज fn यानी जब n हमारा इवन है तो यहां n की वैल्यू n/2 में रखने से मिलेगी फंक्शन की, और जब n ऑड है तो वो हमारा क्या है, 0 है। तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज इंजेक्टिव, सरजेक्टिव या बाइजेक्टिव। बाइजेक्शन है आपका, यानी इंजेक्टिव मतलब 1 1, बाइजेक्टिव सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, और बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू आपका। तो यहां पर ध्यान से समझे तो एरो डायग्राम से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन है आपका। यहां पर आपकी डोमेन यानी n, और यहां पर आपकी कोडोमेन यानी कि w। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ध्यान से देखो तो आपका जब n ऑड है, यानी 1 पर 0 फंक्शन, 3 पर 0 फंक्शन, 5 पर 0 फंक्शन, 7 पर 0 फंक्शन, तो क्या हर एलिमेंट की एक अलग इमेज मिल रही है? यहां पर नहीं मिल रही है, सभी ऑड नंबर्स की एक ही इमेज है, दैट इज 0। तो ऐसा फंक्शन 1 1 तो नहीं होता, ये होता है हमारा मेनी वन फंक्शन। सो f इज, यहां कह दो 1 2 3 and odd numbers have same image, उनकी क्या है, सेम इमेज आ रही है। सो f is not 1 1, यानी ये 1 1 तो नहीं है आपका। उसके बाद ऑन टू के लिए चेक करें कि जब हम यहां पर आपका 2 रखेंगे तो इवन है, यहां रखने से 2/2 क्या हो जाएगा, 1, यानी 2 मैप करेगा 1 से। 4 रखोगे 4/2 किससे मैप करेगा, 2 से। 6 रखोगे 6/2 किससे मैप करेगा, 3 से। 4 से कौन मैप करेगा, 8 मैप करेगा। 5 किससे मैप करेगा, 10 से मैप करेगा। यानी यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए हमें एक प्री इमेज भी मिल रही है, 0 के लिए भी है और सभी एलिमेंट्स के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाएगी, यानी दिस फंक्शन इज ऑन टू, f इज ऑन टू, या फिर कह सकते हो सरजेक्टिव। तो आप कौन सा ऑप्शन इसके अंदर टिक करेंगे? ये इंजेक्टिव तो है नहीं आपका, अगर ये इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों होने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर टिक हो जाएगा, दैट इज सरजेक्टिव ओनली, कि केवल ये एक सरजेक्टिव फंक्शन है।
तो ये क्योंकि एमसीक्यू है तो केवल एरो डायग्राम से आप पता लगा लो कि ये किस तरह से आप इसे बताएंगे कि क्या है, इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 10 देखिए, द मैट्रिक्स 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक एंड स्केलर मैट्रिक्स। हमें बताना है ये किस तरह की मैट्रिक्स है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट A इज इक्वल टू में यहां पर है 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0। यहां पर पहला देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है कि जहां पर केवल डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट हो और वो एक सेम स्केलर प्रेजेंट हो आपका, तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है। पहला ऑप्शन डायगोनल, कि वहां पर केवल डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट हो बाकी सब जीरो हो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। इसके बाद बात आती है सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक की। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसके ही बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं फिर आपका सिक्यू सिमेट्रिक। तो हम कर लेंगे इसका ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 0 1 -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके बराबर तो नहीं है आपका, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये जीरो। और अब ध्यान से देखो 2 7 0 -1 0 -7 0 1 -2, ये वाली टर्म a के बराबर है, यानी a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a के बराबर आ गया है। सो a इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो जो a है हमारी वो क्या है, एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां पर बन गई है। तो आप इसके अंदर पर्टिकुलरली कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी, कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी वो एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होगी। तो सिंपल था कि भाई ट्रांसपोज कर लेंगे खुद के बराबर तो सिमेट्रिक, और यदि खुद के नेगेटिव के बराबर आता है तो उसे हम सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, if the sides AB and AC of triangle ABC are represented by the vectors I plus j, j plus k and 3i minus j plus 4k respectively, then the length of median through A on BC is। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, वी हैव अ ट्रायंगल ABC। ए से एक मीडियन हमने ड्रा की है BC पर, मान लीजिए उसे नाम दे रहे हैं हम डी आपका। तो मुझे इस लेंथ मीडियन की लेंथ बतानी है, दैट इज AD। अगर मुझे ये AD वेक्टर मिल जाता है तो फिर मैं इसका मॉड्यूलस कर दूंगा और इस वेक्टर की लेंथ मुझे यहां पर मिल जाएगी। तो इस ट्रायंगल की जो साइड AB और AC हैं वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। AB वेक्टर हमारा क्या है, दैट इज J प्लस K, और AC वेक्टर जो है, AC वेक्टर वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 3i माइनस j प्लस का 4k। तो मीडियन वेक्टर यानी AD वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, अगर देखिए A से ही डाल रहे हैं और ये दोनों साइडें हमें दे रखी हैं, तो मीडियन AD वेक्टर हमारे पास होगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बाई 2, इस फॉर्मूले में रखने से मिलेगा। तो AB वेक्टर प्लस AC यानी 3i यहां है नहीं तो 3i आ जाएगा, j माइनस j 0j आ गया, और 4k प्लस 1k इज 5k बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा 3/2 i कैप प्लस 5/2 k कैप, ये हमारा यहां पर AD वेक्टर आ रहा है। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द मीडियन, तो लेंथ ऑफ मीडियन हम बताएं, तो लेंथ ऑफ मीडियन जो है वो हमारे पास हो जाएगी AD वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका क्या, 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर।
3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 और 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4, दोनों को ऐड कर लेंगे ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √34/25 प्लस 9 इज 34/4। 4 का रूट हमें पता है, उसको बाहर लिख लेंगे 34/2 यूनिट्स। तो मेरे पास एडी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है दैट इज √34/2 यूनिट्स, यानी कि आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। तो सिंपल टाइप का था, बस ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए फॉर फाइंडिंग द मीडियन वेक्टर, और फिर आप मीडियन वेक्टर और उसका मॉड्यूलस यानी मीडियन की लेंथ भी यहां पर बता सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 12 देखिए, द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than equal to 1, is not continuous at, ये किस पॉइंट पर आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, दिस इज क्वेश्चन 12। fx इज इक्वल टू हमें दे रखा है x if x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1। आप अगर ध्यान से देखें तो जब x आपका लेस देन 1 है, when x is less than 1, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x है, being a polynomial is continuous, पॉलिनोमियल होने की वजह से क्या है, ये is continuous, यानी x 1 से छोटी या 1 से छोटी सभी वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस है। और जब x 1 से बड़ा है, when x is greater than 1, fx जो है वो मेरा क्या है, 5 है, being a constant function is continuous। तो कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से कंटिन्यूस है, 1 से छोटी सभी वैल्यूज पर, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज पर। केवल 1 पर हम बिहेवियर चेक नहीं कर पाए तो 1 पर हम चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 मैं निकालता हूं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। तो यहां पर जरा देखिए, LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 1 है यानी x आ गया, यहां पर x को पुट कर देंगे क्या, 1 माइनस h, और h जो है वो हमारा 0 है। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे आ जाएगा कितना हमारा 1 माइनस h, h की वैल्यू रख दो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और RHL के लिए जो फंक्शन है वो हमारा 5 होगा, क्योंकि यहां x नहीं है तो यही वैल्यू आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट 1 इज इक्वल टू का सिंबल यहां पर x, और फंक्शन होगा हमारा x, और f1 हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1। ध्यान से देखो, ओके यहां पर आएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो जो LHL है उसकी वैल्यू 1 आएगी, और RHL 5 और फंक्शन की वैल्यू एट 1। ये तीनों जब बराबर होते हैं तब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। बट यहां पर LHL f1 इज नॉट इक्वल टू RHL, कि यहां पर LHL और f फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तो बराबर आई, लेकिन वो RHL के बराबर नहीं आए। सो हम कह देंगे सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। दैट मींस आप इसके अंदर ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस cos x देन fx हैज लोकल मैक्सिमा, हैज ए मिनिमा, इज इंक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ये चेक करना है कि इसका मैक्सिमा होगा या ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले जब हमें मैक्सिमा निकालना हो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हो, सबसे पहले हम उसका करते हैं डेरिवेटिव। तो जो गिवन फंक्शन है हमारा दैट इज 2x प्लस cos x, तो यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x का तो हो जाएगा 2, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो जो साइन x की वैल्यू है वो कहां से कहां होती है,
वो -1 से 1 के बीच में होती है। यानी अगर मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू यहां पर रखता हूं -1, तो ये आ जाएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 0। और यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं तब भी ये आएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम, तो ये वाला जो पार्ट है ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। और जब एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो, दैट मींस हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन सी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आफ्टर दैट क्वेश्चन 14 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, मैं इसको आई मान लेता हूं। लेट आई इज इक्वल टू में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल टू, ये टर्म किसके बराबर होगी? अगर आप थोड़ा सा केयरफुली यहां ऑब्जर्व करें तो ऊपर नीचे टर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल एक 2 का फर्क है। यदि ऊपर वाली टर्म में से ये 2 किसी तरीके से हट जाए तो फिर ये टर्म्स कैंसिल भी हो सकती हैं। तो यहां पर हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। एंड कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका इस 1 को इधर ले आइए, तो cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यानी यहां पर जितना एंगल है उसका हाफ करना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख पाऊंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। cos 2 अल्फा को क्या लिख पाऊंगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अब यहां पे माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यहां पे आ जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 हो गया, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। यहां 1 से 1 कैंसिल हो गया, दोनों में से 2 बाहर ले सकते हैं, तो यहां पे आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a इंटू में b यानी cos x माइनस cos अल्फा, और a प्लस बी यानी cos x प्लस का cos अल्फा। और नीचे क्या है हमारा? दैट इज cos x माइनस का cos अल्फा। ये मेरे पास dx आ गया, cos x माइनस cos अल्फा। अब ये टर्म बच गई केवल यहां पर 2 इंटू में cos x dx प्लस 2 इंटू में cos अल्फा, या फिर चाहो तो 2 को बाहर ही रख सकते हो, cos अल्फा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, सिंपल है। cos अल्फा का क्या हो जाएगा? cos x का हो जाएगा sin x, और आप बोले सर cos अल्फा का हो जाएगा आपका sin अल्फा। बिल्कुल गलत, क्योंकि cos अल्फा है कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म तो बाहर रहेगी। जैसे 2 को बाहर लिया था ना, cos अल्फा बाहर, 1 का हो जाएगा आपका x प्लस का c। ये हमारा आंसर होगा 2 इंटू में आपका sin x प्लस 2x cos अल्फा। ओके, यानी यहां पे आएगा x cos अल्फा। ये ऑप्शन सी है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 2 sin x प्लस x cos x प्लस c, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्टली मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। बस ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, और फिर तो सिंपल टाइप की कैलकुलेशन है, इजीली आप उसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 15 देखिए, द वैल्यू ऑफ 0 to 1 dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल टू में 0 to 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। यहां केयरफुली ऑब्जर्व करें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या करता हूं, इस e की पावर माइनस x को ना पॉजिटिव बना लेता हूं।
ऐसा कर सकते हैं। तो 1 के अपॉन में आने से ये पॉजिटिव बन जाएगी। इसका ले लेते हैं नीचे एलसीएम, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, e की पावर x, और यहां पे आ जाएगा आपका e की पावर x, यहां 1 से डिवाइड करेंगे e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर x का स्क्वायर, और प्लस में 1 यहां ऊपर है, और ये जो e की पावर x है वो ऊपर चला जाएगा, 0 to 1 e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप ध्यान से देखें तो ये टर्म ऐसी आ गई है कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन क्या कर देंगे, e की पावर x को पुट करता हूं तो e की पावर x dx यहां से चला जाएगा, तो हम पुट कर देंगे क्या, e की पावर x को t, तो e की पावर x dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा, और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। when x is equal to 0, तो जो t है वो क्या बन जाएगा, e की पावर 0 यानी 1, और जब x 1 है आपका तो t बन जाएगा e की पावर 1 यानी कि e। तो नई लिमिट्स मेरे पास क्या आ गई, 1 to e, और ये बन गया dt, और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, और यहां पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, दैट इज e टू 1 टू e। अपर लिमिट हो जाएगी tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। अब जो tan है वो 1 किस पर होता है आपका, पाई बाई 4 पर, यानी जो अंदर 1 है मैं उसको क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं। तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ e माइनस tan इनवर्स इनटू में tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स e माइनस का पाई बाई 4 प्लस का c। तो ये मेरे पास इसका यहां पे c नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो tan इनवर्स e माइनस का पाई बाई 4, यानी कि आप ऑप्शन सी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 16 देखिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y over dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस dy by dx का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू x sin dy by dx r। तो यहां पर मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू में x साइन dy बाई dx। ये है मेरे पास। तो ध्यान से देखो तो भाई ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या है मेरे पास, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान से देखो तो यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कितने का प्रेजेंट है, 2 का, यानी जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोले सर डिग्री भी 2 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, बिल्कुल हो जाती अगर यहां पर ये वाला पार्ट प्रेजेंट ना होता। साइन का एंगल dy बाई dx, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल dy बाई dx d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसकी डिग्री उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन नहीं की जा सकती। डिग्री नॉट डिफाइंड, सिंपल लिख दोगे कि डिग्री नहीं बता सकते, ऑर्डर हमने यहां पर बता दिया है। तो ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑप्शन सी को आप इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 17 देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to root x and the line x is equal to 0 and x is equal to 4 and x axis is, तो कर्व y is equal to root x और इन लाइंस के बीच में कौन सा एरिया एनक्लोज होगा वो हमें यहां पर बताना है। तो ध्यान से देखो, द गिवन कर्व इज y is equal to root x, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट हैंडेड पैराबोला है आपका, x इज इक्वल टू 0 लाइन यहां पर होगी आपकी एंड x इज इक्वल टू 4 लाइन सम यहां पे होगी। तो वो कह रहा है x एक्सिस इस लाइन
और कर्व के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है दैट इज दिस एरिया। तो 0 to 4 रिक्वायर्ड एरिया हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4 y ऑफ y dx, y ऑफ कर्व कह दो या y dx कह दो। तो y है मेरा रूट एक्स, 0 to 4 रूट एक्स यानी x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट है यहां 0 से 4। अब ये कांस्टेंट है, इसमें तो लिमिट रखी नहीं जाएगी, इसे आप बाहर ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 2/3 और यहां 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, 2 इंटू में 8/3 यानी कि 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो एरिया जो एक्स एक्सिस और लाइन और कर्व के बीच में इंक्लोज होगा दैट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। दैट मींस हम ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 18 देखिए, the corner points of the feasible region of a linear programming problem are 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 and 0,5. Z is equal to ax plus by, a comma b is greater than 0, be the objective function and the maximum value of z is obtained at 0,2 and 3,0. वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दो पॉइंट्स 0,2 और 3,0 पर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको मेमोराइज करवाता हूं, फिर आपको वो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई फिजिबल रीजन बन रहा है, इस तरह से ये फिजिबल रीजन बन रहा है और z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस लाइन L के दो पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रही है, यानी z की जो z मैक्स है वो इस लाइन के दो पॉइंट्स A और B पर आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, z मैक्स एट B। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई z की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, यानी इस लाइन के हर पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई रिपीट माई वर्ड कि अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो उस लाइन के हर पॉइंट पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मान लीजिए वो वैल्यू जो है वो हमें a मिल रही है या मैं कहूं सम m मिल रही है, तो सभी पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगी लेकिन सभी पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चाहे दो पॉइंट्स पर निकालो चाहे 3 पॉइंट्स पर निकालो, सभी पर वो सेम आएगी आपकी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि z जो है वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर आता है, एक तो वो आता है 0,2 पर और एक आता है वो किस पर, आपका 3,0 पर। तो डेफिनेटली दो या उससे ज्यादा इस लाइन पर आने वाले हर पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, बट जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपस में बराबर होगी। तो यहां पर z एट 0,2 निकालोगे तो 0 + 2b यानी 2b आ गया, और 3,0 पर निकालोगे 3a + 0 यानी 3a। ये भी हमारा z मैक्सिमम है, ये भी z मैक्सिमम, एंड वी नो दैट कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो 3a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2b के बराबर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके a और b के बीच में रिलेशन दैट इज 3a = 2b, यानी ऑप्शन डी को आप इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन 19 देखिए, assertion रीजन का क्वेश्चन। If A and B are two events such that P A intersection B is 0, then A and B are independent events। तो क्या ये बात सही होगी कि जब P A intersection B जो है वो 0 है तो A and B हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम कहते हैं कि A and B are independent if कि जो A और B है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होंगे। कब, हमने कंडीशन पढ़ रखी है जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो P A इंटू में P B के बराबर होता है,
तब वो क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी ये वाली बात तो गलत है कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं, पी ए इंटू पी बी के बराबर होती है, तब हमारा जो इवेंट्स है वो क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट मीन्स ए इज फॉल्स। मैं यहां लिख सकता हूं ए इज फॉल्स। आर को पढ़ लेते हैं। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वही होते हैं जो आपके क्या है कि एक इवेंट हो तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को वो अफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि टॉस अ कॉइन। भाई हमने कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया, उसमें हेड या टेल आया, हम फिर से कॉइन टॉस करें तो क्या पहले वाला जो इवेंट है वो दूसरे वाले को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यानी आप यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन डी। और अगर हम इस केस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें आउट ऑफ द क्वेश्चन जाकर के, क्वेश्चन हमारा हो चुका है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B जीरो होने का मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जो है वो जीरो है आपके। वो कब होंगे? जब A इंटरसेक्शन B जो है हमारा 5 होगा। और A इंटरसेक्शन B 5 होने का मतलब क्या है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो A और B जो है हमारे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दैट्स वाई जो A इंटरसेक्शन B है वो 5 आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें जीरो यहां पर मिल रही है। नाउ क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ द फिजिबल रीजन इज एम्प्टी देन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है जिसका की जो फिजिबल रीजन है वो एम्प्टी आए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूं कि भाई यहां पर कोई आपका क्या है, फिजिबल रीजन बन रहा है और यहां पर आपका तो क्या कहें कि उसका फिजिबल रीजन कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि वहां पर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, सभी कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वहां पर नो फिजिबल रीजन हो, यानी कोई भी फिजिबल रीजन वहां पर ना बन रहा हो। नो फिजिबल रीजन, नो सॉल्यूशन। ना ही मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। तो हमें ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है, ए इज ट्रू। अगला वो कह रहा है ए फिजिबल रीजन इज डिफाइंड एज द रीजन दैट सेटिस्फाइज ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब सभी कॉन्स्ट्रेंट्स को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका फिजिबल रीजन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू। लेकिन ये एम्प्टी के बारे में बात कर रहा है, ये फिजिबल रीजन के बारे में बात कर रहा है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो आर है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, यानी कि आप यहां पर ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे कि ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है।